हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम पुनः यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का विगत वर्षों का प्रश्न पत्र सोल्व करेंगे। आज के प्रश्न पत्र में हमारे क्वेश्चन रहेंगे 75 और आपको प्रत्येक ही क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि ध्यानपूर्वक अपने पेपर को सोल्व करें। जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, पेपर का समय आ गया है और इस समय पर आपकी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। अब आपको आवश्यकता है अपनी तैयारी को देखने की कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र मैं आपके समक्ष रखती हूँ। रोजाना इसी समय पर एक ही प्रश्न पत्र आपको सोल्व करवाया जाता है। पहले आप उसको सोल्व करते हैं, फिर उसका आंसर बताया जाता है और सभी मेरे साथ कमेंट करके अपना स्कोर भी शेयर करते हैं। चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन है, चौपाई छंद का पूर्व रूप है। चौपाई छंद का पूर्व रूप है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इसके 4 विकल्प भी दिए गए हैं। आप अपने सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके आंसर दें। चौपाई छंद का पूर्व रूप है। विकल्प दिया गया पद्धड़िया, पद्धटिका, एरियल, चौपाई। सही आंसर का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या कहलाता है? अरियल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति की मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के साथ ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? विकल्प हमारे समक्ष दिए गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, राहुल सांकरत्यायन। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा B4 बोल। ये कथन किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन देखिए। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? विकल्प है नाद, बिंदु, प्रकाश, सिद्धि। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा सही आंसर हो जाएगा नाद। दोस्तों, जब कुंडलिनी का जागरण होता है, आपने देखा जो कुंडलिनी जागरण है यह नाथ संप्रदाय में हमें देखने को मिलता है। और नाथ संप्रदाय में जब कुंडलिनी जागरण होता है तो उसी समय जो स्फोट होता है वो किसका होता है? अनहद नाद का होता है। जिसके लिए कबीरदास जी कहते हैं, बिना बजाए निस्तिन बाजे, शंख घंटा शंख नगाड़ी रे, गूंगा सुन सुन मस्त होत, तन की सुधी विसारी रे। ये जो अनहद नाद है, जैसे ही हमारी कुंडलिनी जागरण होता है, जैसे हमारी नाभि जागरण होता है, उसी समय अनहद नाद का स्फोट हो जाता है, अनहद नाद बजना आरंभ हो जाता है और ये बिना बजाए निस्दिन बजता रहता है। इसकी कोई सीमा नहीं होती, इसलिए अनहद नाद कहा गया। और ये ब्रह्म
आनंद स्वरूप नाद होता है। तो बस याद रखिए, कुंडलिनी जागरण से किसका स्फोट होता है? नाद का स्फोट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? विकल्प है ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा, या कृष्ण भक्ति शाखा। हमारा आंसर हो जाएगा राम भक्ति शाखा। दोस्तों हमने राम भक्ति शाखा के कवियों को एक ट्रिक से याद करवा रखा है। आप पीछे की क्लास जाकर देख लीजिए, यूट्यूब पे क्लास दी गई है, वहाँ एक अच्छे से इसे ट्रिक से समझा रखा है, कभी नहीं भूलोगे। और अग्रदास के लिए हमने वहाँ बनाया था कि आगे खड़े हो जाते हैं सेना के, यानी सेनापति से पहले आएंगे, या आगे खड़े हो जाते हैं किसके? सेना के। तो आगे से याद रखा हमने अग्रदास, राम भक्ति शाखा के कवि है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? विकल्प है मसलनामा, अखरावट, आखिरी कलाम, कहारनामा। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा आखिरी कलाम। दोस्तों आखिरी कलाम में बाबर की कयामत का वर्णन किया गया है। मुगल वंश के जो राजा बाबर थे उनकी कयामत का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विशिष्टाद्वैत के प्रस्तोता आचार्य हैं? विकल्प है रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य, माधवाचार्य। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा सही आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। दोस्तों बहुत आसान तरीके से मैंने ये आपको याद करवा रखा है, आप वीडियो जाकर देखिएगा। विशिष्टाद्वैतवाद, देखो विशिष्ट कौन होते हैं? राम होते हैं, इसीलिए इनके आगे क्या लगाते हैं हम? श्री लगाते हैं। यानी इनका जो संप्रदाय था रामानुजाचार्य का, वो कौन सा था? श्री संप्रदाय। इन्होंने मत दिया या वाद दिया कौन सा? विशिष्टाद्वैतवाद। और इनका संप्रदाय था श्री संप्रदाय। बस हम याद रखें, राम हमारे लिए विशिष्ट होते हैं, इसीलिए इनके आगे श्री लगा दिया जाता है। लेकिन कहोगे मैम राम से संबंधित भी तो दो विकल्प हैं, रामानुजाचार्य और रामानंद। तो दोस्तों आप जानते हो आचार्य की बात आ रही है, तो आचार्य कौन है हमारे? रामानुजाचार्य। तो आंसर भी हमारा हो जाएगा रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं? विकल्प है हरिदास निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा सही आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। दोस्तों याद कैसे रखें कि महाप्रभु, ये मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से आपको करवा रखा है, फिर भी थोड़ा बता देती हूँ। महाप्रभु, इसमें एक प्रभु शब्द आया, और प्रभु किसको कहते हैं? गॉड को। प्रभु किसको कहा जाता है? गॉड को कहा जाता है। तो बस याद रखिए, गौड़ीय संप्रदाय किसका था? चैतन्य महाप्रभु का। अगला क्वेश्चन देखिए, हित 84 के रचयिता कौन है? हित 84 के रचयिता कौन है? विकल्प है नंददास, हित हरिवंश, चित्त स्वामी, स्वामी हरिदास। सही विकल्प का चयन कीजिए।
हमारा आंसर होगा बी फॉर बॉल। हित 84 के रचयिता कौन है? हित हरिवंश राय। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, न तो शूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन देखिए। गिरा अर्थ जल बिच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? दोस्तों क्वेश्चन को ठीक कीजिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे कि इस लाइन को यहाँ से हटा दीजिएगा। और क्वेश्चन हमसे पूछा, गिरा अर्थ जल बिच सम कहियत भिन्न न भिन्न, यह कथन किसका है? विकल्प है केशवदास, तुलसीदास, ईश्वरदास, नागरीदास। सही विकल्प का चयन कीजिए। गिरा अर्थ जल बिच सम कहियत भिन्न न भिन्न, यह कथन किसका है? सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। तुलसीदास का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलाता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म आनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किस एक के भी अभाव में यह विकलांग रहता है? यह कथन किस आलोचक का है? पुनः देखिए। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म आनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से यह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकरतैन और रामविलास शर्मा। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से किस कवि ने नखशिख शीर्षक के काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इनमें से किस कवि ने नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की? विकल्प हमारे समक्ष दिए गए हैं। कुलपति मिश्र, सुरति मिश्र, निरपशंभु, पजनेश। किस कवि ने नखशिख वर्णन नहीं किया है? विकल्प है कुलपति मिश्र, सुरति मिश्र, निरपशंभु, पजनेश। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा निरपशंभु। सी फॉर कैट, निरपशंभु। बाकी सभी ने नखशिख वर्णन किया है। नायिका नखशिख वर्णन सभी की रचनाओं में मिलता है, निरपशंभु ने नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखिए। अंग दर्पण किस कवि की रचना है?
क्वेश्चन नंबर 13 है, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प हैं रसलीन, मुबारक, बेनी प्रवीण, राम सिंह। हमारा आंसर हो जाएगा रसलीन। अगला क्वेश्चन देखना, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सन्हे गंभीर, को घट ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। वृष भानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है? विकल्प है यमक, प्रतीप, श्लेष, व्याज स्तुति। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा श्लेष। दोस्तों, श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं, और यहाँ वृषभानुजा और हलधर दोनों के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। जैसे श्लेष अलंकार का और भी आपने उदाहरण देखा होगा। उदाहरण आता है, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी और चोर। यहाँ सुवर्ण एक शब्द था, कवि के लिए ये अच्छा वर्ण हो गया, व्यभिचारी यानी कामू पुरुष के लिए ये अच्छा रूप हो गया, और चोर के लिए ये सोने का काम कर गया। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए थे, तो ये श्लेष अलंकार में होता है। तो यहाँ भी जो अलधर शब्द है, इसके एक तो कृषक से संबंधित अर्थ निकल रहा है और दूसरा बलराम से संबंधित अर्थ निकल रहा है। तो इसलिए इसी तरह से वृषभानुजा के भी प्रसंग के अनुसार अनेक अर्थ निकलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है, पानी पर अपार घन आनंद उक्ति छोरी, आनंद उक्ति ओछी जतन जुगति जोन है, कौन पे नपति है। उक्त वाक्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? विकल्प दिया, नायिका का सौंदर्य वर्णन असंभव नहीं है, नायिका के सौंदर्य से अच्छी कवि की उक्ति है, नायिका के सौंदर्य की तुलना में नारी मेरी उक्ति निकृष्ट है, नायिका के सौंदर्य और कवि की उक्ति दोनों अच्छे हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। देखो क्या कहना चाहा, कहता है नापित अपार घन आनंद उक्ति ओछी, कि मेरी जो उक्ति है वो छोटी है, निकृष्ट है, ओछी है। तो स्पष्ट कर दिया कि नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति, मेरा कथन जो है वो निकृष्ट है। आंसर आ जाएगा सी फॉर कैट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? नंददास के बारे में यह कथन किसने कहा? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नंददास के बारे में कथन किसने कहे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? विकल्प है यशोधरा, पंचवटी, साकेत, विष्णुप्रिया। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही आंसर हमारा आ जाएगा पंचवटी। दोस्तों, पंचवटी में नायिका नहीं है। पंचवटी प्रकृति का वर्णन किया गया है, यहाँ नायिका नहीं है। आंसर आ जाएगा पंचवटी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा धूलोचन। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? दोस्तों, बहुत बार अनेक एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। विकल्प है नाम राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं और प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे बालिका, हे नायिका, हे बालिका, मैं तुम्हारी आंखों में अपनी आंखें कैसे उलझा दूं। मेरी आंखें तो तुम्हें देखना ही पसंद नहीं करती, क्योंकि मेरी आंखें तो प्रकृति में रम गई हैं। वो प्रकृति की सौंदर्य को देखती हैं, तो मैं तेरे क्षुब्ध सौंदर्य को मैं अपनी आंखें कैसे उलझा दूं। मैं तो विशाल सौंदर्य को देखता हूँ, प्रकृति के विशाल सौंदर्य को। तो किसने कहा? सुमित्रा नंदन पंत ने। अगला क्वेश्चन देखिए। दिनकर की किस कृति का कथानक करण है? विकल्प है कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध। सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा रश्मिरथी। रश्मिरथी का कथान का कथानक कौन है? करण है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? विकल्प है अज्ञे, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध। सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। किसकी पंक्तियां हैं? हमारा आंसर आ जाएगा मुक्तिबोध। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मौन भी अभिव्यज्य है, जितना तुम्हारा सच है। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञे ने अपनी किस काव्य कृति में की है? विकल्प हैं इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर। सही विकल्प का चयन कीजिए।
हमारा आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष रोंदे हुए थे। अगला क्वेश्चन है, विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता हैं। विकल्प है सेठ गोविंद दास, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर है डी फॉर डॉग। दोस्तों आंसर आ जाएगा डी फॉर डॉग, उदय शंकर भट्ट। विद्रोहिणी अम्बा किसका नाटक है? उदय शंकर भट्ट का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है? गौतम बुद्ध कौन से नाटक का नायक है? विकल्प है अजातशत्रु, विक्रमादित्य, लहरों के राजहंस, दशा अश्वमेघ। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा सी फॉर कैट, लहरों के राजहंस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है? विकल्प है ज्ञानदेव अग्निहोत्री, लक्ष्मी नारायण लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये सर्वेश्वर दयाल है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, लक्ष्मी नारायण लाल। दोस्तों इन चारों में से लक्ष्मी नारायण लाल ने सर्वाधिक नाटकों की रचना की। अगला क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है? माधव, अलगू, हल्कू, रघु। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, हल्कू। दोस्तों ये हल्कू भी मिल जाएगा, हरकू भी मिल जाएगा, वही पात्र है जो पूस की रात का पात्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं? सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन देखिए, आवारा मसीहा उपन्यास जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? विकल्प हैं शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, महात्मा गांधी, विवेकानंद। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए शरद चंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? विकल्प है झरोखे, कड़ियाँ, बसंती, पीढ़ियाँ। कौन सा नहीं है? सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा सही आंसर आ जाएगा पीढ़ियाँ। झरोखे, कड़ियाँ, बसंती ये सभी किसके हैं? भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है, लेकिन पीढ़ियाँ नहीं है,
अगला क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। विकल्प है बूंद और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर लहरें और मनुष्य, डूब। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा वरुण के बेटे। दोस्तों, नागार्जुन का जो वरुण के बेटे है, इसमें मछुआरों का वर्णन दिया गया है, मछुआरों के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, माटी की मूर्तें के लेखक कौन हैं? माटी की मूर्तें के लेखक हैं। विकल्प है जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, पदम सिंह शर्मा। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है कौन सी? माटी की मूर्ति। ये आपको कोड से भी अच्छे से करवाया हुआ है। हम जो हमारा सेशन चलता है, पेड क्लासेस चलती हैं, उसमें इन सभी को अच्छे से ट्रिक के साथ करवाते हैं। आंसर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, यशपाल, इलाचंद्र जोशी। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए, माखनलाल चतुर्वेदी। अच्छे से ये पत्रिकाएं भी आपको हम कोड से करवाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी माखन खाकर क्या करते हैं? कर्म करते हैं और वीर बन जाते हैं। माखन खाकर कर्म करते हैं और वीर बन जाते हैं। किसकी पत्रिका है? माखनलाल चतुर्वेदी की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, महात्मा गांधी जी जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं। महात्मा गांधी जी की जीवनी है अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन हैं? विकल्प है गिरिराज किशोर, जनेंद्र कुमार, यशपाल, इलाचंद्र जोशी। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बिफोर बोल, जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? विकल्प है हम हसमत, यादें और बातें, दीवान खाना, स्मृतियों के छंद। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा हम हसमत। हम हसमत एक संस्मरण है। किसका? कृष्णा सोबती का संस्मरण पूछा है हम हसमत। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। यह कथन किसका है? विकल्प है लुकाच, कोलरिज, आइए रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट। दोस्तों, यदि पाश्चात्य काव्य शास्त्र देखा है आपने तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर दोगे। अगर किसी ने नहीं भी देखा है तो कहना चाहेंगे पेपर से पहले हमारी पाश्चात्य काव्य शास्त्र की सभी वीडियो देख लें। बहुत ही आसान भाषा में मैंने सभी पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों को करवाया है। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही आंसर आ जाएगा डी फॉर डॉग, टी.एस. इलियट। इलियट कहते हैं कि कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है। इलियट ने निर्व्यक्तिकतावाद दिया और निर्व्यक्तिकतावाद का कथन यही था कि जब कवि
किसी की भावनाओं को आत्मसात करता है और फिर उन्हीं भावनाओं को पाठकों तक पहुंचाता है, तो वे भावनाएं उसका व्यक्तित्व, कवि का व्यक्तित्व न रहकर समाज का व्यक्तित्व बन जाती हैं। यानी कवि अपने व्यक्तित्व से पलायन कर जाता है और उसे समाज का व्यक्तित्व बना देता है। तो ये किसके हो जाएंगे? टी.एस. इलियट की कथन है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तिकतावाद वाली वीडियो देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं? विकल्प है वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट, कोलरिज, आई.ए. रिचर्ड्स। सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर होगा कोलरिज। दोस्तों बहुत अच्छे से मैंने आपको ये करवा रखा है कि कोलरिज की समस्त जो ग्रंथ हैं, समस्त पुस्तकें हैं, वो मैंने बहुत अच्छे आसान कोड से आपको करवाया हुआ है। आप एक बार जाकर अवश्य वीडियो देख लीजिएगा। हिंट में बता देती हूँ कि जब हम कॉलेज में जाते हैं हमारे अनेक फ्रेंड्स बन जाते हैं तो हमें क्या हो जाता है? एड्स हो जाता है। एड्स हो जाता है तो हम स्टेट के चर्च में जाकर कन्फ्रेंसिंग करते हैं और यही हमारी क्या बन जाती है? बायोग्राफी बन जाती है। तो बस कोलरिज की है बायोग्राफिया लिटरेरिया। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पेरी हुपसू से आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया? विकल्प है अरस्तु, लोंजाइनस, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा लोंजाइनस। दोस्तों बहुत अच्छे से ये भी आपको याद करवाया। ये देखो, लोंजाइनस को हमने लुंजा आदमी बनाया था कि जो लुंजे व्यक्ति होते हैं वे क्या करते रहते हैं? पेरी हुपसूस करते रहते हैं, बोलते बड़े ही उदात्त हैं। क्या भाई साहब कैसे हो, बहन जी कैसे हो, लेकिन होते कैसे हैं? लुंजे होते हैं। उदात्त तत्व में बोलते हैं और लुंजे होते हैं। तो बस याद रखिए लुंजे हैं, पेरीप्सूस कहते हैं। इसका मूल नाम लुंगिनुस होता है। तो बस याद रखिए लुंजे आदमी लुंगी बांधते हैं। तो संपूर्ण जानकारी आप वीडियो से ग्रहण कीजिए, बहुत आसान तरीके से मैंने करवाया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोभावों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतन का है? किस पाश्चात्य चिंतक का है? विकल्प है कोलरिज, क्रोचे, लेविस, वर्ड्सवर्थ। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। किसके हैं ये? वर्ड्सवर्थ के हैं। दोस्तों वर्ड्सवर्थ की वीडियो को कंप्लीट जाके देखिए, ये सभी विचारधाराएं मैंने उसमें करवा रखी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक हैं? विकल्प है नगेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, नंद दुलारे वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिमा का संबंध किससे है? प्रतिमा का संबंध किससे है? विकल्प है काव्य हेतु से, काव्य स्वरूप से, काव्य प्रयोजन से या काव्य लक्षण से। सही विकल्प का चयन कीजिए।
प्रतिमा का संबंध किससे है? विकल्प है काव्य हेतु, काव्य स्वरूप, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। प्रतिमा का संबंध किससे है? काव्य हेतु से है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, कवि वचन सुधा के लेखक हैं। विकल्प हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कव्यवचन सुधा किसकी पत्रिका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन देखिए, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। विकल्प हैं ज्ञानदीप, इंद्रावली, प्रेम रतन, हंस ज्वाइर। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों आंसर होगा ए। ज्ञानदीप कब की है? हमारी 1619 की। ज्ञानदीप 1619। ज्ञानदीप कब की है? 1619 की रचना है। इंद्रावली कब की है? 1744 की रचना है। प्रेम रतन कब की है? इसकी डेट मुझे नहीं मिली थी। हंस जवाहिर की कब की है? 1731। प्रेम रतन की डेट मुझे याद नहीं आ रही है दोस्तों, आप देख लीजिएगा या फिर कमेंट में नीचे देखकर बताती हूँ। ज्ञानदीप की है 1619, इंद्रावली है 1644 और हंस जवाहिर है 1731। 1619, 1744 और 1731। प्रेम रतन की मुझे डेट याद नहीं आ रही है। तो दोस्तों तीनों विकल्प के आधार पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। विकल्प है मृगावती, चंदायन, मधुमालती, चित्रावली। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा बी फॉर बोल। चंदायन, मृगावती, मधुमालती, चित्रावली। दोस्तों चंदायन कब की है? हमारी 1600। चंदायन कब की है? सॉरी 1600 नहीं है। चंदायन कब की है हमारी? सही आंसर आ जाएगा बी फॉर बोल। चंदायन कब की है दोस्तों? 1379 की। मृगावती कब की है? 1500 भी मानी जाती है या फिर 1501 भी मानी जाती है। उसके बाद है मधुमालती। मधुमालती कब की है? 1545 की है। उसके बाद है चित्रावली। चित्रावली कब की है? 1600। चित्रावली जो है वो 1613 की रचना है। चंदायन है 1379। मृगावती है 1500 या 1501। मधुमालती है आपकी 45 की, 1545। और जो चित्रावली है वो कब की है आपकी? चित्रावली कब की है? 1613 की। सही विकल्प हो जाएगा बी फॉर बोल। अगला क्वेश्चन देखिए, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। विकल्प है भूषण, चिंतामणि, केशवदास, सेनापति। सही विकल्प का चयन कीजिए।
सही आंसर हमारा हो जाएगा सी फॉर कैट। केशवदास का जन्म कब का है? 1555 का। केशवदास 1555 के हैं। सेनापति 1589 के हैं, 89 के, 1589। चिंतामणि कब के हैं? 1600 के। और भूषण कब के हैं? 1613 के। केशवदास 1555, सेनापति 1589, चिंतामणि 1600, भूषण 1613। सही आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। अगला क्वेश्चन देखिए, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। विकल्प है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगमोहन सिंह। सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी फॉर कैट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब का है? 1850। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कब का है? 1850 का है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन कब के हैं? 1855। प्रेमघन 55 का है। प्रताप नारायण मिश्र कब के हैं? 56 के हैं। जगमोहन सिंह कब के हैं? 57 के हैं। वैसे कोड से भी ये आपको अच्छे से याद करवा रखा है। भट्ट भारतेंदु पहला आ जाता है, भारतेंदु मंडल के कवियों में पहला आ जाता है बालकृष्ण भट्ट। तो भट्ट भारतेंदु ने अपने निवास स्थान पर कहा, बदर बदर बोलने से, बदर बदर से क्या हो जाएगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, न तो प्रताप मिलेगा न ही जग का कल्याण होगा। माँ अंबिका, पिता राधाचरण गोस्वामी और भाई राम नरेश त्रिपाठी भी नाराज हो जाएंगे। तो ये सभी किसके हैं? आपके भारतेंदु मंडल के कवि हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। विकल्प है कानन कुसुम, आंसू, झरना, लहर। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर ढूक। कानन कुसुम कब की है? 1913 की। कानन कुसुम 1913। झरना 1918। आंसू 1925 और लहर 1933। कानन कुसुम 1913 की है, झरना 1918 का, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी आ जाएगी इससे आगे। तो एक एक कोड इसका भी आपको बनवा रखा है। झरते हैं आंसू और लहर बहती है कामायनी तक, ये काव्य संग्रह थे इनके। झरते हैं आंसू, लहर बहती है कामायनी तक। इसकी जो अन्य कविताएं हैं ये भी सारी आपको क्रम से ऊपर करवा रखी है। तो सही विकल्प हो जाएगा डी फॉर ढोक। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। विकल्प है नागार्जुन, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता। सही विकल्प का चयन कीजिए।
आंसर सभी ने चुन ही दिया होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट। नागार्जुन कब के हैं हमारे? 1911 के। भवानी प्रसाद मिश्र कब के हैं? 13 के। त्रिलोचन कब के हैं? 1917 के। नरेश मेहता कब के हैं? 1924 के। सही विकल्प हो जाएगा सी फॉर कैट। नागार्जुन 1911। नागे व्यक्ति सारे 11 में उत्पन्न हुए थे, है ना, चाहे नागे व्यक्ति हो चाहे अज्ञानी व्यक्ति हो, ये सभी, यानी नागार्जुन है, अज्ञ है, ये सभी कब के हैं? 11 के हैं। भवानी प्रसाद मिश्र 1913, त्रिलोचन 1917, नरेश मेहता 1924 के। सही विकल्प हो जाएगा सी फॉर कैट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है। विकल्प है कबीरा खड़ा बाजार में, हानूस, आलमगीर, माधवी। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प हो जाएगा हमारा बी फॉर भूल। हानूस कब का है? 1977। हानूस 1977 का है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981। माधवी 1985। आलमगीर 1999। सही विकल्प हो जाएगा हमारा बी फॉर भूल। अगला क्वेश्चन है, कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कार पूर्ण अंशों को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर करवाने वाले चमत्कार पूर्ण अंशों को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम है। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर ढोक। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बीज, बीज से बिंदु, बिंदु से पताका, पताका का प्रहार होता है और कार्य आरंभ हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी फॉर ढोक। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। विकल्प हैं उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और मैं, कठगुलाब। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। उसके हिस्से की धूप कब का है? 1975 का। चितकोबरा कब का है? 1979 का। मैं और मैं कब का है? 1984 का। कठगुलाब कब का है? 1996 का। डेट याद है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो भी आपको अच्छे से करवा रखा है कोड से ये दोस्तों, कि देखो मृदुला गर्ग को हमने सर्प बना लिया था, गर्ग को क्या बनाया? सर्प बना दिया था। देखो ये सर्प है ना, सबके हिस्से की धूप खा जाता है, क्योंकि ये वंशज है किसका? चितकोबरा का। तो वंशज भी इनकी रचना है चितकोबरा का। और फिर कहता है केवल मैं और मैं हूँ, एक कठगुलाब की तरह। कहता है केवल मैं और मैं ही हूँ कठगुलाब की तरह, मेरे सामने कोई भी नहीं है। तो ये सभी उपन्यास किसके थे?
मृदुला गर्ग के। याद रहेगा, गर्ग को सर्प बना के याद रखिए। गर्ग और सर्प के जैसी दोनों की एक जैसी साउंड आती है, तो गर्ग को सर्प बना लो। सर्प क्या होते हैं? सबके हिस्से की धूप खा जाते हैं, क्योंकि ये वंशज किसके होते हैं? चितकोबरा के। और फिर कहते हैं केवल मैं और मैं ही हूँ इस कठ गुलाब में, कि जिस गुलाब में मैं हूँ वहाँ और कोई नहीं आ सकता, केवल मैं और मैं हूँ इस कठ गुलाब में। सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है। विकल्प है प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बोल। छाया कब की है? 1912 की। प्रतिध्वनि कब की है? 1926। आकाशदीप कब का है? 1928। इंद्रजाल कब का है? 1936। छाया 12 की, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, इंद्रजाल 1936। सही विकल्प हो गया बी फॉर बॉल। दोस्तों ये भी अच्छे से आपको कोड से करवाया हुआ है, डेट याद नहीं भी होती हैं तो हम ट्रिक से इन सबको याद रख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। विकल्प हैं सोनी घाटी का सूरज, मकान सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा बी फॉर बोल। सोनी घाटी का सूरज कब का है? 1957 का। सीमाएं टूटती हैं 1973। मकान 1976। विश्रामपुर का संत 1990। सही विकल्प हो जाएगा बी फॉर बोल। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। आत्मकथाएं दी गई हैं, सही अनुक्रम लगाना है आपको। सही विकल्प हमारा हो जाएगा ए। क्या बोलो, क्या याद करूं, किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की। कब की है? 1969 की। 1969। बसेरे से दूर इन्हीं की है। कब की है? 1970 की। टुकड़े टुकड़े दास्तां किसकी है? अमृतलाल नागर की। 1986 की। जो मैंने किया नहीं दोस्तों, ये है जो मैंने जिया। जो मैंने जिया किसकी है? कमलेश्वर की है। कब की है? 1992 की। जो मैंने किया नहीं, इसको जिया बना लेना। जो मैंने जिया 1992 की है। किसकी? कमलेश्वर की आत्मकथा है। क्या बोलो, क्या याद करूं, 1969 किसकी है? बच्चन सिंह की है। बसेरे से दूर ये भी बच्चन सिंह की है। टुकड़े टुकड़े दास्तां किसकी है?
अमृतलाल नागर की। जो मैंने जिया किसकी है? कमलेश्वर की। सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। विकल्प है कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व, अशोक के फूल। ये कुटल नहीं दोस्तों, ये कुटज है। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। अशोक के फूल कब का है? 1948 का। कल्पलता कब का है? 1951। कुटज कब का है? 1964। आलोक पर्व कब का है? 1972। अशोक के फूल 1948। कल्पलता 1951, कुटज 1964, आलोक पर्व 1972। सही विकल्प हो जाएगा डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। विकल्प है आधुनिक हिंदी साहित्य, रस सिद्धांत, दक्षिणी हिंदी का साहित्य, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए, आधुनिक हिंदी साहित्य 1950। आधुनिक हिंदी साहित्य आलोचना ग्रंथ किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का, 1950 का। दूसरा रस सिद्धांत, रस सिद्धांत कब का है? 1964 का। किसका है? नगेंद्र का। रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ नगेंद्र का है, 1964 का। दक्षिणी हिंदी का साहित्य दोस्तों मुझे याद नहीं आ रहा है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन 1973 का है। किसका है? शिव कुमार मिश्र का। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 नंदुलारे वाजपेयी का। रस सिद्धांत 1964 डॉक्टर नगेंद्र का। दक्षिणी हिंदी साहित्य मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन 1973 का, शिव कुमार मिश्र का। सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 का, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। डॉक्टर नगेंद्र के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम देना है हमें। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी फॉर बोल। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका कब का है? 1955 का। काव्य में उदात्त तत्व 1958। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका 19
72। साहित्य का समाजशास्त्र 1982। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका 55 का है। काव्य में उदात्त तत्व 58 का है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका 72 का है। साहित्य का समाजशास्त्र 82 का है। सही विकल्प हो जाएगा बी फॉर बोल। अगला क्वेश्चन देखिए। अब हमारे समक्ष क्वेश्चन आ गए हैं स्थापना और तर्क के। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। स्थापना कहती है रसो वै सह, रसो वै सह। तर्क कहता है इसलिए रस को ब्रह्म स्वाद सहोदर कहा गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा सी फॉर कैट। ए और आर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। स्थापना है छायावाद केवल व्यक्ति के प्रेम सौंदर्य और यौवन की कविता है। तर्क है इसलिए उसमें सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा मिलती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा डी फॉर डॉग। दोस्तों दोनों गलत हैं, तर्क भी गलत है और स्थापना भी गलत है। देखिए स्थापना कहते छायावाद केवल व्यक्ति के प्रेम सौंदर्य यौवन की कविता नहीं है। सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा भी उसमें नहीं की गई है। तो दोनों ही कथन हमारे गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 है रस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी आवश्यक है। तर्क कहता है क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा सही विकल्प होगा सी। ए और आर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। स्थापना है प्रसाद के अनुसार काव्य मन और आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प है। तर्क कह रहा है क्योंकि काव्य आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल्य चारुत्व में सहसा ग्रहण कर युगों की समष्टि अनुभूतियों में अंतर्निहित शाश्वत चेतना का काव्य में सृजन करती है। इसलिए छायावादी काव्य की मूल चेतना रहस्यवादी है। पुनः पढ़िएगा दोनों को और सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, देखना आपको कौन सा विकल्प आपका सही होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए। ए सही और आर गलत। ए सही और आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है स्थापना है शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद है।
जिसमें प्रिय के दुख या कष्ट आदि की कोई भावना नहीं रहती। तर्क है क्योंकि जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रीति होती है वह उसके जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का आधार होता है। सही विकल्प का आपको चयन करना है। हमारा आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉल। ए गलत और आर सही। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, ए गलत आर सही। दोस्तों देखिए, इसमें दिया गया उत्पन्न क्षोभ या विषाद है। केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद है, इसलिए ये गलत हो गया है। केवल शब्द लगा दिया गया है तो इसलिए ये गलत है, आपका आर सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आद्य बिंब आदिम मनुष्य की इंद्रिय की कल्पना है, इसलिए आगे चलकर कथानक तत्वों में सम्मिलित से सही आद्य बिंब मिथक के रूप में विकसित हुआ। मियक नहीं, ये मिथक है, मिथक के रूप में विकसित हुआ। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, ए सही आर सही, दोनों सही है। ए बी और आर बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 है। रस व्यापक स्तर पर एक भारतीय काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए संपूर्ण हिंदी कविता का एकमात्र निकष रस है। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद तक की हिंदी कविता का मूल्यांकन रस की शास्त्रीय पद्धति है। सही विकल्प का चयन करना है। हमारा आंसर आ जाएगा डी फॉर डॉग। दोस्तों दोनों गलत हैं। देखिए, कहा स्थापना कहती है रस व्यापक स्तर पर भारतीय काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है, बिल्कुल सही तत्व है। इसलिए संपूर्ण हिंदी कविता का एकमात्र निकष रस नहीं है। संपूर्ण हिंदी कविता का एकमात्र निकष रस नहीं है, इसलिए गलत हो गया। इस तर्क कहता है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद की हिंदी कविता का मूल्यांकन रस की शास्त्रीय पद्धति पर हुआ, ये भी कथन गलत है, तो इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। स्थापना है साहित्य जनता की अभिजात्य चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। ये जन्मा लिखा गया, जनता शब्द है, टाइपिंग मिस्टेक है। साहित्य जनता की अभिजात्य प्रवृत्ति चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। तर्क है क्योंकि साहित्य में अभिव्यक्त भाव और विचार जन सामान्य की धरोहर नहीं होते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा डी फॉर डॉग। ए भी गलत है और आर भी गलत है। दोस्तों देखिएगा, एक स्थापना कहता है कि साहित्य जनता की अभिजात्य नहीं, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है, अभिजात्य चित्तवृत्तियों का नहीं है, इसलिए गलत हो गया। दूसरा है क्योंकि साहित्य में अभिव्यक्त भाव और विचार जन सामान्य की धरोहर होते हैं, इसने दिया नहीं, इसलिए ये भी गलत है, दोनों गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए।
स्थापना है साहित्य लेखन के विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रकाशन है। साहित्य लेखक के विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रकाशन है। स्थापना है क्योंकि जन समूह के पास अपने अनुभवों को व्यक्त करने की कलात्मक सामर्थ्य नहीं होती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा बी फॉर बुल, ए गलत आर सही। दोस्तों देखिए, ए में कहा साहित्य लेखक के विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रकाशन है, ये गलत है। जो साहित्य होता है वो लेखक के व्यक्तित्व का प्रकाशन नहीं है। इलियट में हम पढ़ेंगे पश्चात में कि जो लेखक है वो अपने व्यक्तित्व से तो पलायन कर जाता है, तो उसके विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रकाशन कभी साहित्य नहीं होता, इसलिए गलत है। आर कहा गया क्योंकि जनसमूह के पास अपने अनुभवों को अभिव्यक्त करने की कलात्मक सामर्थ्य नहीं होती है। हर व्यक्ति अपने जो अनुभव है उनको व्यक्त करने की कला नहीं रखता है, यानी जन समूह जो है वो आपका एक कवि नहीं हो पाता, कलाकार नहीं हो पाता है, इसलिए ये सही है। आंसर आ जाएगा ए गलत और सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 हमारे सामने दिया गया है। स्थापना है दार्शनिकता और अनुभूति संपन्नता से ही व्यक्तित्व का सामाजिकरण नहीं हो जाता है, क्योंकि व्यक्तित्व के सामाजिकरण के लिए अपनी शक्तियों का मानव कल्याण और सामाजिक कार्य की ओर उन्मुख करना होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, ए और आर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है। निम्नलिखित रचनाओं का उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जो रचनाएं हैं उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। सूची एक में है रास पंचाध्यायी, प्रेम वाटिका, कवित्व रत्नाकर, बैरवे नायिका भेद। सूची दो में है रसखान, सेनापति, नंददास, आलम, रहीम। रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करके सही कोड का चयन करना है। हमारा आंसर आ जाएगा डी फॉर डॉग। देखिए, रास पंचाध्याय किसकी रचना है? रास पंचाध्याय किसकी है? नंददास की। प्रेम वाटिका किसकी है? रसखान की। कवित्व रत्नाकर किसकी है? सेनापति की। बैरवे नायिका भेद किसकी है? रहीम की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य पंक्तियां हैं। कौन परी यह बानी, अरे नित नीर भरी गागरी ढरकावे, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है, चोजिन के चोजी मोजिन के महाराज, हम कविराज हैं पचाकर चतुर के, चांदनी के भारन दिखावत,
उनमो सोचंद गंध ही के भारत बहत मंद मंद पौन। सूची 2 में दिया गया द्विजदेव, प्रताप शाही, बोधा, पजनेश ठाकुर। सही विकल्प का आपको चयन करना है। सिक्सटी 67 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों देखिए, पंक्तियां हमारे समक्ष दी गई। कौन परी है बानी अरी, नित नीर भरी गगरी ढरकावे। किसकी पंक्तियां हैं? प्रताप शाही की। दूसरी पंक्ति हमारे समक्ष है, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है। किसकी है? बोधा की। अगली है, चौजिन के चौजी मोजिन के महाराज, हम कविराज हैं पचाकर चतुर के। किसकी पंक्तियां हैं? ठाकुर की। चांदनी के भारत दिखावत उन्यो सोचंद, गंध ही के भारत बहत मंद मंद पौन। किसकी है? द्विजदेव की है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये रचनाएं हमें दी जा रही हैं, रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में है प्रबंध चिंतामणि, रणमल छंद, जयचंद्र प्रकाश, जयमंक जसचंद्रिका। सूची 2 में दिए गए श्रीधर, जनाचार्य मेरुतुंग, मधुकर कवि, भटकेदार, दामोदर। अपने विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों यहीं से अपना मिलान कर दीजिए, सभी को याद ही होंगी। हमारा आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। देखिए मिलान करते हैं। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? जनाचार्य मेरुतुंग की। बहुत अच्छे से याद है, मेरुतुंग को हमने बनाया था ना, हे मेरे तुम प्रबंध करो चिंता मत करो। तो क्या है इनकी? प्रबंध चिंतामणि। उसके बाद है रणमल छंद किसकी है? श्रीधर की। जयचंद्र प्रकाश किसकी है? भटकेदार की। जयमंक जसचंद्रिका किसकी है? मधुकर कवि की। जो मधुर गाते हैं वो जयमंक जस लेकर गाते हैं, जस चंद्रिका की तरह गाते हैं। तो याद ही है हमें। हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है प्रेम माधुरी, एकांतवासी योगी, हिमतरंगिणी, निहार। विकल्प 2 में इनकी डेट दी गई है, सही मिलान करना है। अपने आंसर को चूज कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। आंसर हो जाएगा C4 कैट। देखिए दोस्तों, प्रेम माधुरी कब की है? प्रेम माधुरी कब की है आपकी? 1975 की। एकांतवासी योगी कब का है? 1886 का। हिमतरंगिणी रचना कब की है? 1948। निहार कब की है? 1930। अगर निहार भी आपको याद था तब भी आपका कोड सेट हो जाता है। अगर ये सभी रचनाएं याद नहीं होती तो जो भी 2 रचनाएं आपको फिक्स याद हैं उसके अनुसार आप अपने कोड को सेट कीजिए। आंसर हो जाएगा C4 कैट। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है कुकुरमुक्ता, हुंकार, भगनदूत, प्रेम संगीत। सूची 2 में उनकी डेट दी गई है, सही विकल्प का चयन कीजिए।
हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। देखिए कुकुर मुक्ता कब की है? कुकुर मुक्ता आपकी कब की रचना है? 42। कुकुर मुक्ता कब की है? 42 की, 1942। तो 1942 देखिए ऑप्शन में कहाँ है, यानी एक में, ए में दो आ रहा है और ए में दो, सिर्फ दो विकल्प हमारे पास है, बी में और डी में। दूसरी देखिए हुंकार, हुंकार भी आपको याद होनी चाहिए कब की है? 39 की। तो 39 कब? 1939। चार ऑप्शन में है और चार में होते ही हमारा आंसर फिक्स हो गया, क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पात्रों को संबंधित रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। पात्र है राधा, जम्बवान, युधिष्ठिर, केशकम्बली। इधर सूची 2 में रचनाएं दी गई हैं, राम की शक्ति पूजा, असाध्य वीणा, प्रिय प्रवास, विजयपथ, महाप्रस्थान। सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी फॉर बॉल। आंसर होगा बी फॉर बॉल। देखिए दोस्तों, आंसर हो जाएगा कौन सा? बी फॉर बॉल। राधा किसकी पात्र है? प्रिय प्रवास की। जाम्बवान किसका है? राम की शक्ति पूजा की का। युधिष्ठिर किसका है? विजय पथ का, युधिष्ठिर सॉरी महाप्रस्थान का। केस कंबली किसका हो जाएगा? असाध्य वीणा का। सही विकल्प हो जाएगा बी फॉर बॉल। अगला क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। उपन्यास और उसके लेखक दिए गए हैं। उपन्यास है शीलवती, शर्मकाष्ठा, सुरेखा, उर्वी। ये उर्वी नहीं, ये उर्वशी है। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी फॉर बॉल। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। देखिए हम यहीं से लगाते हैं। सी में क्या है? सुरेखा। सुरेखा किसका है आपका? इधर देखिए, सुरेखा किसका है? द्रौपदी है ना। शीलावती किसका है आपका? शीलावती किसका है? इधर आ जाइएगा विकल्प में। शीलावती किसका है? देवयानी। सही ऑप्शन जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा बी फॉर बॉल। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ उपन्यास दिए गए हैं, एक तरफ उसके लेखक दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों एक से ही आपको सारे ही याद होंगे, परंतु एक से ही हमारा कोड सेट हो रहा है, तो हम ज़्यादा समय खराब ना करें। देखिए भाग्यवती सभी को पता है सरदाराम फुलेरी का है, और भाग्यवती ए में दो हमारे एक ही ऑप्शन में है, किस में? ए के अंदर। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ आत्मकथा दी गई है, एक तरफ उनके लेखक दिए गए हैं। अपने सही विकल्प का चयन कीजिए।
हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। आंसर डी फॉर डॉग हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सभी को याद ही होंगे, पानी भी जमीन प्यासी किसकी है? मिथिलेश्वर की आत्मकथा है। आज के अतीत किसकी है? भीष्म साहनी। पिंजरे की मैना किसकी है? चंद्रकिरण सोनरेखा। हादसे किसकी है? रमणिका गुप्ता की। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दिए गए भरत, धनंजय, सागर नंदी, रामचंद्र, गुणचंद्र। सूची 2 में है साहित्य दर्पण, नाट्य दर्पण, नाट्य शास्त्र, 10 रूपक, नाट्य लक्षण, रत्नकोश। रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों, आपको सभी को पता है, एक से ही हमारा कोड मैच हो रहा था। देखो, भरत मुनि का क्या है? नाट्य शास्त्र। भरत मुनि का क्या है? नाट्य शास्त्र। यदि ये भी हमें याद है, तभी हमारा आंसर बैठ रहा था कौन सा है, क्योंकि ए के अंदर 3 एक ही ऑप्शन में है, और वो कौन सा है? फर्स्ट का ऑप्शन है, यानी ए। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ हमारे 75 क्वेश्चन पूरे होते हैं, और 2 मिनट का आपको समय देती हूँ। सभी अपना स्कोर काउंट करके मुझे अवश्य बताएं। सभी कमेंट करके अवश्य बताएं कि तुम्हारा इस पेपर का स्कोर क्या रहा, और इससे ये भी विश्लेषण करें कि हमें कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपके एडमिट कार्ड में थोड़ा लेट हो रहा है, अभी एडमिट कार्ड नहीं आ रहे हैं। उसका रीज़न है कि 2 परीक्षाएं आपस में टकरा रही हैं। तो ज़्यादा लेट न करते हुए, केवल अगर आपके पेपर को खिसकाया भी जाएगा तो 5 से 7 दिन ही खिसकाया जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी को लगातार रखिएगा और अपना स्कोर मुझे सेंड कीजिए।